दोस्तों क्या आपका भी मेजर 7 इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है और आपके मन में भी ये सवाल चल रहा है कि आखिर कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और कैसे हम लोग इसके आंसर को बनाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ MJ7 इंग्लिश का महासंग्राम वीडियो, जिसमें से मैं आपको मात्र 6 क्वेश्चन बताऊंगा। कितना? मात्र 6 क्वेश्चन बताऊंगा और ये 6 क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, और इसमें से 2 क्वेश्चन हमारा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। यही 6 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, जिसको मैं एक एक करके आज के वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारा इस प्रकार से है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लिटरेरी टेंडेंसीज ऑफ द 20th सेंचुरी और द एज ऑफ इंट्रोगेशन। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, फिर से कह रहा है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लिटरेरी टेंडेंसीज ऑफ द 20th सेंचुरी। कहने का अर्थ यह है कि 20वीं शताब्दी का, कब का? 20वीं शताब्दी का सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक दशा कैसा था उसके बारे में बताइए। ठीक है, उसके साथ साथ कह रहा है कि 20वीं शताब्दी को आखिर प्रश्नों का युग क्यों कहा जाता था। इसको 20वीं शताब्दी को जो है ना प्रश्नों का युग कहा जाता था। प्रश्नों समझते हैं, क्वेश्चनों का युग कहा जाता था। तो आखिर क्यों इसको जो है ना प्रश्नों का युग कहा जाता था, इसके बारे में बताइए। तो बात करते हैं दोस्त, अगर 20वीं शताब्दी का, किसका? 20वीं शताब्दी का, तो लोग ऐसे कहते हैं कि 20वीं शताब्दी से पहले यहाँ की जनता जो है ना वो किसी भी चीज पे जो है तुरंत भरोसा कर लेती थी, उसका प्रूफ मांगती नहीं थी। जैसा कि मान लीजिए कि 20वीं शताब्दी से पहले अगर सरकार पे भरोसा करना होता था तो वो जो है ना आंख मूंद करके सरकार पे भरोसा कर लेती थी। ठीक है, समाज पे भरोसा कर लेती थी। लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी शुरू हुआ, लोग जो है सवाल पूछना चालू कर दी। मतलब अगर लोगों को सरकार चुनना है, ठीक है, तो सरकार से वो सवाल करेगी, क्या आप मेरे लिए सही काम करोगे? क्या आप मेरे हित के लिए काम करोगे? क्या आप देश को आगे बढ़ाओगे? है ना, मतलब तरह तरह के सवाल जो है उनके मन में आने लगा। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट की ही बात नहीं हो रही है, हर चीज़ों की। अगर वो भगवान पे भरोसा कर रहे हैं तो इसके लिए भी उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं। क्या भगवान होते हैं? और भगवान है तो कहाँ है ना? तरह तरह का क्वेश्चन जो है उनके मन में उठने लगा। इसीलिए इस युग को जो है एज ऑफ इंट्रोगेशन कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं प्रश्नों का युग जो है ना इसको कहा जाता है। तो चलिए मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको एक एक करके बताने का प्रयास करता हूं और मैं गारंटी देता हूं कि बस आपको सुनते जाना है और यह उत्तर जो है आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि दोस्त मैंने आपको मेजर 6 का भी पूरा तैयारी करवाया था, जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वही सेम क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में मिल गया। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो जो क्वेश्चन बताऊंगा बस आपको उतना प्रश्न पढ़ लेना है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। क्या होता है? परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से परिचय में कि द 20th सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ इंट्रोगेशन। मतलब 20वीं सदी को जो है ना क्या कहा जाता है? प्रश्नों का युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन अबाउट एवरीथिंग। क्योंकि इस दौरान जो है ना लोग सब चीज के बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए थे। क्या कहा गया? कि लोग जो है इस युग में सभी चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछना चालू कर दिए थे। कह रहा है इन अर्लियर टाइम, मतलब पहले की अगर बात किया जाए तो पहले के बारे में पीपल बिलीव्ड इन गॉड, सोसाइटी, फैमिली रूल्स, गवर्नमेंट एंड ट्रेडिशन विदाउट डाउट। मतलब बिना कोई शक का जो है ना लोग किसी पे भी भरोसा कर लेता था। लेकिन कब? पहले 20वीं शताब्दी से पहले। लेकिन जैसे ही 20th सेंचुरी आया, मतलब कह सकते हैं 20वीं शताब्दी आया, ये क्या हो गया? बदल गया। दिस चेंज्ड, मतलब ये बदल गया, है ना। अब जो लोग हैं वो सवाल पूछना चालू कर दिए। वही कह रहा है कि पीपल बिगन टू थिंक डीपली एंड आस्क। लोग जो है ना अब डीपली सोचने लगे, गहराई से सोचने लगे और पूछताछ करने लगे।
ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक लिखेंगे। इसके आगे लिखेंगे, अब लोग सोचने क्या लगे, तो सोचने लगे कि वाई डू वॉर्स हैपन, युद्ध जो होता है, लड़ाई जो होता है, वो क्यों होता है। वाई इज लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम, हमारा जो जीवन है वो कठिनाइयों से भरा हुआ क्यों होता है। फिर कह रहा है, इज गॉड रियली देयर, क्या भगवान सचमुच में यहां पे हैं, और क्या भगवान सचमुच में होते हैं। फिर कह रहा है, कैन वी ट्रस्ट आवर लीडर, क्या हम लोग अपने नेता पे भरोसा कर सकते हैं। और पांचवा कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, और जीवन का मतलब क्या होता है ना। इस प्रकार के तरह तरह के सवाल जो है ना उनके मन में उठता है, और ये जो है उसको डीपली सोचने का प्रयास करते हैं। कब, 20वीं सदी के बाद, या तो कह सकते हैं 20वीं शताब्दी में। कह रहा कि बिकॉज पीपल वर फुल ऑफ डाउट्स एंड क्वेश्चन, दिस एज इज कॉल्ड द एज ऑफ इंट्रोगेशन। मतलब कह रहा है क्योंकि यहां पे इस युग में लोग जो है ना डाउट्स और क्वेश्चन से भरे हुए थे। मतलब कह सकते हैं उनका जो माइंड था वो डाउट से और क्वेश्चन से, प्रश्नों से भरा हुआ था। इसलिए इस युग को जो है क्या कहा गया, एज ऑफ इंट्रोगेशन। मतलब कह सकते हैं युग ऑफ प्रश्नों, प्रश्नों का युग इसको कहा जाने लगा। ठीक है, कह रहा दोस्त कि टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली वी मस्ट सी द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लिटरेरी कंडीशन ऑफ दिस सेंचुरी। कह रहा ना, इसको हम लोग को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और साहित्यिक कंडीशन को, मतलब इसके दशा को समझना जरूरी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके सारे दशाओं के बारे में समझते हैं, इसके समस्याओं के बारे में समझते हैं कि आखिर यहाँ का कंडीशन कैसा था, है ना। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग समझेंगे इसके सोशल कंडीशन को। इसके सोशल मतलब सामाजिक दशा के बारे में। किसके बारे में, सामाजिक दशा के बारे में, कि आखिर यहाँ का सामाजिक दशा कैसा था, यहाँ का समाज कैसा था। तो कह रहा दोस्त कि इन द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी में, लाइफ चेंज्ड वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज एंड मशीन। मतलब कह रहा है जैसे ही 20वीं शताब्दी शुरू हुआ, जीवन जो है ना बहुत तेजी से बदलने लगा। और इसका रीजन क्या था, फैक्ट्रीज का निर्माण होना और मशीनीकरण होना। कह रहा है कि मेनी पीपल्स लेफ्ट विलेज एंड कम टू सिटीज फॉर जॉब। अब जैसे ही 20वीं शताब्दी शुरू हुआ, लोग जो है ना गांव छोड़ने लगे। लोग क्या करने लगे, गांव छोड़ने लगे, और जॉब की चाह में, मतलब कह सकते हैं नौकरी की चाह में जो है शहरों की ओर पलायन होने लगे, शहरों की ओर बढ़ने लगे। कह रहा है कि उसके बाद क्या हुआ कि सिटीज बिकम क्राउडेड एंड नॉइजी, और जिसके कारण से क्या हुआ, शहर जो है ना वो भीड़ भाड़ वाला इलाका बन गया। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है शोरगुल वाला इलाका बन गया, यहाँ पे हमेशा हल्ला गुल्ला होते रहता है। ठीक, फिर कह रहा है कि अर्लियर पीपल लिव्ड इन अ बिग जॉइंट फैमिली। अगर हम लोग पहले की बात करते हैं तो पहले जो है ना लोग बड़े परिवार में रहते थे और एक साथ रहते थे। लेकिन अभी की अगर बात करें तो कह रहा नाउ फैमिलीज बिकम स्मॉल। लेकिन अब जो है ना फैमिली जो है वो कैसा बन चुका है, तो एकदम छोटा बन चुका है, जहाँ पे बाप रह रहा, माँ रह रहा, और बाप और बेटा रह रहा, बेटी रह रही, बस खत्म, और उससे ज़्यादा कोई नहीं। कह रहा है कि मेनी पीपल स्टार्टेड लिविंग अलोन। उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अकेला जीवन जीना पसंद करते हैं और अकेला जीवन जीने भी लगे। और बिकॉज ऑफ दिस पीपल फेल्ट लॉनली एंड सैड इवन व्हेन दे वर अमॉन्ग मेनी अदर्स। कह रहा ना, और इसके वजह से क्या होता है, वो लोग जो है अपने आप को अकेला फील करने लगता है और दुख भरी जीवन को जीता है। हालांकि वो सबके साथ में रह रहा है, सबके आसपास में रह रहा है, लेकिन फिर भी वो अकेला होता है। ठीक है, और इस प्रकार से वो हमेशा दुख में जीता है, एंजाइटी में जीता है। उसको लगता है कि मेरे ऊपर पूरा प्रेशर है ना। और ये सब कब से हुआ है, तो 20वीं शताब्दी के बाद से हुआ है। ठीक है, कह रहा दोस्त कि लाइफ बिकम्स बिजी एंड स्ट्रेसफुल। और अब जो है जीवन क्या हो चुका है, एकदम बिजी हो चुका है। ठीक है, और स्ट्रेसफुल मतलब टेंशन से भरा हुआ हो चुका है। यानी कि पीपल हैड लेस टाइम फॉर रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस। मतलब लोगों को जो है ना खुशियों के लिए, मतलब अपनी खुशी के लिए बहुत कम समय है। मतलब कह सकते हैं समय ही नहीं है। ठीक है, रिश्तेदारों के लिए समय नहीं है और अपनी खुशियों के लिए भी समय नहीं है। कह रहा वोमेन ऑल्सो स्टार्टिंग आस्किंग फॉर एजुकेशन, फ्रीडम एंड इक्वल राइट। उसके साथ साथ महिलाएं भी जो है ना अपनी बराबरी के हक के लिए, अपने शिक्षा के लिए और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने लगे। कौन, महिलाएं,
है ना। कह रहा है दिस चेंज्ड ऑल सोशल रूल। ठीक है यार, ये क्या कर दिया, पहले का जो समाज का जो नियम था वो बदल के रख दिया। ठीक है, मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के पहले जो युग था, ठीक है, उसमें पूरी तरीके से बदलाव हो चुका है ना। कह रहा बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, मतलब ये चेंजेस के कारण, ये सब बदलाव के कारण लोग सोचने लगे। क्या सोचने लगे कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, वाई आई एम लिविंग लाइक दिस, मैं इस तरह से रह क्यों रहा हूँ। उसके साथ साथ इज दिस लाइफ रियली गुड, क्या ये हमारा जीवन ठीक है। मतलब लोगों के मन में जो है ना कई प्रकार के डाउट्स आने लगे, है ना। कह रहा सो सोसाइटी बिकम फुल ऑफ कन्फ्यूजन एंड क्वेश्चंस, इसीलिए सोसाइटी जो है, समाज जो है, वो पूरे तरीके से कंफ्यूज हो गया और प्रश्नों से भरा होने लगा। तो ये था यहाँ का सामाजिक कंडीशन, सोशल कंडीशन। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है पॉलिटिकल कंडीशन। क्या आता है पॉलिटिकल, मतलब वहाँ का राजनीतिक दशा कैसा था। तो कहा जाता है दोस्त कि द 20th सेंचुरी saw 2 टेरिबल वॉर्स, मतलब 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी में यहाँ पे 2 बड़े युद्ध को झेला गया, जिसमें से पहला हमारा आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और दूसरा हमारा आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब कह सकते हैं 20वीं शताब्दी में ही जो है ना ये सारे युद्ध हुए थे। कह रहा मिलियन ऑफ पीपल्स वर किल्ड, इसमें जो है ना लाखों लोग मारे गए। कह रहा सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, शहरों को तबाह कर दिया गया, जगहों को तबाह कर दिया गया। फैमिलीज वर ब्रोकन, जो फैमिलीज थे, जो परिवार थे, वो टूट चुके थे, बिखर चुके थे। पीपल सॉ पेन, वायलेंस एंड डेथ एवरीवेयर, और लोग जो है ना चारों ओर क्या देख रहे थे, तो दर्द देख रहे थे, चिल्लाहट देख रहे थे और मृत्यु देख रहे थे। कब 20th सेंचुरी। आगे कह रहा है कि बिफोर दिस पीपल बिलीव दैट साइंस एंड प्रोग्रेस वुड मेक देयर लाइफ बेटर। उसके पहले लोगों को लगता था कि साइंस जो है ना और प्रगति जो कर रहा है, ठीक है, ये हमारे जीवन को क्या कर देगा, बेहतर बना देगा। बट वार प्रूव दैट साइंस कुड ऑल्सो बी यूज टू डिस्ट्रॉय लाइफ। लेकिन जैसे वहाँ पे युद्ध हुआ तब लोगों को लगने लगा कि नहीं, साइंस भी जो है हमारे जीवन को ख़त्म करने का एक हिस्सा ही है। मतलब साइंस भी हमारे जीवन को तबाह करता है, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था उसमें साइंस का भी काफ़ी उपयोग हुआ था, है ना। नए नए हथियार, ठीक है, आधुनिक हथियार, ये सब का उपयोग हुआ था। इसलिए लोगों को लगता है कि साइंस भी हमारे जीवन को तबाह कर रही है। आगे कह रहा है कि पीपल लॉस्ट फेथ इन गवर्नमेंट्स, किंग्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम। और अब जो है ना मतलब 20वीं शताब्दी में लोगों को जो है सरकार से भरोसा उठ गया, राजा से भरोसा उठ गया और पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक संस्था से जो है ना भरोसा उठ गया। कह रहा है दिस फीलिंग इज कॉल्ड डिसइल्यूजमेंट, मतलब कह सकते हैं लॉस ऑफ होप एंड ट्रस्ट। मतलब ये जो फीलिंग है वो कहलाता है क्या, आशा खो देना और विश्वास खो देना। मतलब अब जो है लोगों को सरकार से, ठीक है, राजा से और वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था से भरोसा उठ चुका था। और अब जो है लोग पूछने लगे थे, क्या पूछने लगे थे, कह रहा पीपल बिगन टू आस्क, लोग जो वहाँ पे पूछने लगे थे व्हाई डू वार्स हैपन, ये जो युद्ध होता है वो क्यों होता है, युद्ध का क्या कारण है। दूसरा व्हाई डू इनोसेंट पीपल सफ़र, और ये जो युद्ध होता है उसमें से आम जनता क्यों मारा जाता है, निर्दोष लोग क्यों मारा जाता है। उसके साथ साथ आर लीडर ऑनेस्ट, क्या नेता जो होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। ये सब बातें जो है ना उन लोगों के मन में चलने लगी। जब युद्ध हुआ ना, ठीक है, तो युद्ध में जब भारी रक्तपात हुआ तो लोगों का मन जो है विचलित हो गया। इसलिए कहा जाता है कि पॉलिटिक्स नो लॉन्गर लुक सेफ एंड ट्रस्ट ऑल थी। इसलिए कहा जाता है कि वहाँ का जो पॉलिटिक्स था, मतलब वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था जो था उस सुरक्षित नहीं था और विश्वास लायक नहीं था। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग बनाएंगे इकोनॉमिक कंडीशन। क्या बनाएंगे, इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, कहा जाता है दोस्त कि इकोनॉमिक लाइफ वाज आल्सो अनस्टेबल, वहाँ की आर्थिक दशा भी क्या था, दयनीय ही था, खराब था।
मैनी कंट्रीज फेस्ड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वहाँ के कई ऐसे देश थे जो गरीबी से गुजर रहे थे, उसके साथ साथ उनके पास कोई रोजगार ही नहीं था। कह रहा है कि ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब, जब वहाँ पे अकाल आया, ठीक है, जब युद्ध हुआ था, उसके कारण से बहुत सारे लोग जो है ना अपने जॉब मतलब अपने नौकरी जो है ना वो खो चुके थे। कहा जाता है कि मैनी फैमिलीज हैज़ नो मनी, मतलब बहुत सारे ऐसे फैमिली से ऐसे परिवार थे जिसके पास कोई पैसा नहीं था, कुछ पैसा नहीं था, ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास खाने के लिए सामान था, ना ही उनका सुरक्षा था। और लाइफ जो है ना, लाइफ बिकेम अनसर्टेन, मतलब जीवन जो था अनिश्चित हो चुका था, उन्हें पता नहीं था कि कब हमारी मृत्यु हो जाएगी। फिर कहा जाता है कि पीपल वर ऑलवेज अफर्ड अबाउट टुमारो, और लोग जो है ना कल के बारे में सोच के हमेशा डरते थे कि आखिर क्या कल हमारी जीवन रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, पूछना चालू करते हैं। क्या पूछते हैं कि वाई आर सम पीपल रिच, कि आखिर कुछ लोग अमीर क्यों हैं, एंड वाई आर मैनी पीपल पुअर, कुछ लोग ही अमीर हैं, बाकी सभी लोग जो है वो गरीब क्यों हैं, और क्या ये जो सिस्टम है वो ठीक है, सही है। ये सब सवाल जो है वहाँ की जनता पूछती है ना। और लास्ट में कहा गया है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंक्रीज्ड फियर, वहाँ का जो आर्थिक समस्या था, ठीक है, वहाँ के लोगों में डर फैला दिया, गुस्सा फैला दिया, और मेंटल टेंशन, लोगों को जो है ना मानसिक तनाव दे दिया, मानसिक रूप से टेंशन भर दिया उनके मन में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जान लिया। अब बारी आती है इसके लिटरेरी कंडीशन का, कि आखिर यहाँ का साहित्यिक दशा कैसा था, साहित्य का दशा कैसा था, है ना। तो लिखेंगे दोस्त इस प्रकार से कि लिटरेचर ऑल्सो चेंज्ड विथ लाइफ, लिटरेचर जो है ना जीवन के साथ बदलते गया, मतलब कह सकते हैं वहाँ का साहित्य भी जीवन के साथ बदलते गया। अर्लियर राइटर्स रोट अबाउट नेचर, लव, हीरोज एंड गॉड, मतलब पहले के लेखक जो थे वो किसके बारे में लिखते थे, प्रकृति के बारे में, प्रेम के बारे में, हीरोज के बारे में और भगवान के बारे में। लेकिन अब के जो राइटर हैं वही कह रहा है, बट मॉडर्न राइटर्स रोट अबाउट, मॉडर्न राइटर जो हैं वो लिखते हैं किसके बारे में, फियर, डर के बारे में, अकेलापन के बारे में, ठीक है, फेलियर, असफलता के बारे में, कन्फ्यूजन के बारे में, और मेंटल पेन के बारे में, मतलब मानसिक तनाव के बारे में। कहा जाता है दे फेल्ड दैट ओल्ड राइटिंग स्टाइल वर नॉट सुटेबल टू सॉल्व मॉडर्न लाइफ, उनको लगता था कि पहले का जो तरीका था, मतलब लिखने का तरीका था, वो आज के मॉडर्न जमाने के समस्याओं को दिखाता नहीं था। सो दे यूज न्यू मैथड, इसलिए उसने क्या किया, नए नए मैथड का उपयोग किया और नए तरीके से जो है साहित्य लिखना शुरू किया, जिसमें से उन्होंने डर के बारे में लिखा, लोनलीनेस, अकेलेपन के बारे में लिखा, असफलता के बारे में लिखा, कन्फ्यूजन के बारे में लिखा, और मानसिक समस्या के बारे में लिखना शुरू किया। तो यहां तक हमारा लिटरेरी कंडीशन भी समाप्त हुआ। अब बारी आती है मेरे दोस्त, क्वेश्चन हम लोग का पूछा था कि व्हाई इट इज कॉल्ड द एज ऑफ इंट्रोगेशन, आखिर क्यों इस युग को जो है प्रश्नों का युग कहा गया था। तो हम लोगों ने देखा था दोस्त कि जब हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो जो भी वहाँ पे कंडीशंस आए थे, उस युग में जो भी कंडीशंस आए थे, उसके बाद लोगों ने प्रश्न पूछना चालू किया था, इसलिए इस युग को जो है ना प्रश्नों का युग कहा जाता था। कह रहा है कि इट इज कॉल्ड द एज ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब यह युग जो है ना प्रश्नों का युग कहा जाता है, बिकॉज इन दिस सेंचुरी पीपल क्वेश्चन, क्योंकि इस सेंचुरी में, इस युग में जो है ना लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे। आखिर किस चीज का प्रश्न पूछ रहे थे, तो पहला गॉड एंड रिलीजन, भगवान के बारे में और धर्म के बारे में, किसके बारे में, भगवान के बारे में और धर्म के बारे में। दूसरा मैरिज एंड फैमिली सिस्टम, विवाह के बारे में और परिवार की समस्या के बारे में, किसके बारे में, विवाह के बारे में और परिवार की समस्या के बारे में। तीसरा गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, सरकार के बारे में और राजनीति के बारे में, ठीक है। चौथा हमारा कह रहा है मनी सिस्टम, वहाँ की
पैसा की समस्या के बारे में, मतलब कह सकते हैं आर्थिक समस्या के बारे में। 5वां मोरल वैल्यूज़, कि वहाँ पे लोगों का क्या वैल्यूज़ है। और 6ठा जो है मीनिंग ऑफ लाइफ, कि आखिर हमारा जो जीवन है, जीवन का मतलब क्या है, हम लोग जो जीवन जी रहे हैं क्या उसका कोई मतलब है, कोई अर्थ है, इस चीज़ के बारे में, है ना। इस चीज़ के बारे में लोगों ने वहाँ पे सोचना चालू कर दिया। लेकिन 20वीं शताब्दी के पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अंत में क्या लोगों को कुछ विश्वास हुआ, कुछ हासिल हुआ? वही कह रहा है कि बट नथिंग वॉज एक्सेप्टेड एट द फाइनल ट्रूथ। लेकिन अंत में उन्हें सच यही पता चला कि ये सब जो चीज़ें हम लोग पूछ रहे हैं वो कुछ भी एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है, इसमें हम लोग किसी में भी सहमत नहीं है। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं उन्हें कहीं से भी कोई सच्चाई का अनुमान नहीं मिला, या तो उन्हें सच्चाई पता नहीं चला। कहा जाता है कि अर्लियर पीपल बिलीव्ड, पहले लोगों को भरोसा था कि गॉड इज ऑलवेज राइट, भगवान हमेशा ठीक होते हैं, मतलब कह सकते हैं सही होते हैं। लीडर्स आर गुड, उनको भरोसा था कि नेता जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। एंड लाइफ हैज़ क्लियर मीनिंग, और जीवन का जो है ना एक साफ मतलब होता है। आप आखिर हम लोग जीवन जी रहे हैं, उसका साफ साफ कोई मतलब है, आपको जीवन जीना है, ये पहले के लोगों को लगता था। लेकिन अब के जो लोग हैं वो लोग कहते हैं मे बी गॉड इज़ नॉट देयर, उनको लगता है कि भगवान शायद नहीं है। मे बी लीडर्स आर रॉन्ग एंड मे बी लाइफ हैज़ नो क्लियर मीनिंग, अब उनको लगता है कि लीडर्स जो होते हैं, नेता जो होते हैं, वो चोर होते हैं। उसके साथ साथ उन्हें ये भी लगता है कि हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग जो जीवन जी रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है ना। इसलिए कहा जाता है कि दस क्वेश्चनिंग बिकम द हैबिट ऑफ दिस एज, इसलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन पूछना जो है ना इस युग का जो है क्या बन जाता है, हैबिट बन जाता है, आदत बन जाता है। दैट्स वाई, इसलिए इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ इंट्रोगेशन, इसलिए इस युग को जो है प्रश्नों का युग कहा गया। क्या कहा गया? प्रश्नों का युग कहा गया। ठीक है, अब अंत में बारी आती है कंक्लूजन का, और मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन लिखना दोस्त बेहद ज़रूरी है, मतलब निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है। अब निष्कर्ष में लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे इस प्रकार से कि द 20th century इज rightly called the age of interrogation because people stop believing blindly and start thinking deeply। मतलब कह सकते हैं कि 20th century को जो है ना प्रश्नों का युग कहा गया, क्योंकि अब लोग जो है वो कोई भी अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करते थे, मतलब अंधे होकर के किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करते थे। अब लोग जो है ना वो गहराई से सोचने लगे थे, प्रश्न पूछना चालू कर दिए थे, है ना। और प्रश्न कौन सा पूछते हैं, या तो किस चीज़ पे प्रश्न पूछते हैं? तो कह रहा वॉर ब्रोक देयर ट्रस्ट। ठीक है, जो वहाँ पे युद्ध हुआ वो उनके भरोसा को तोड़ दिया। आखिर वो लोग ऐसा बन क्यों गया? तो वहाँ पे युद्ध जो हुआ उन लोगों के भरोसा को तोड़ दिया। सिटीज़ मेड देम लोनली। ठीक है, वहाँ जो शहर हुआ वो शहर क्या कर दिया? लोगों को अकेला कर दिया। तीसरा कह रहा पॉवर्टी मेड देम वरीड। जब लोग वहाँ पे मतलब जब यहाँ पे समस्याएं आई, अकाल आया, तो लोग जो है ना आर्थिक समस्या से जूझने लगे। और मॉडर्न लिटरेचर जो है वो क्या करता है? इनके कन्फ्यूज़न को और भी बढ़ा देता है। मतलब अभी का जो साहित्य है वो प्रेम के बारे में छोड़ करके डर के बारे में, ठीक है, मानसिक तनाव के बारे में लिखना चालू कर दिया। और ये सब जब लिखना चालू कर दिया तो लोग जो है ना और भी सवाल खड़ा करने लगे। और अंत में लिखेंगे कि पीपल सर्च फॉर द ट्रूथ बट फाउंड ओनली मोर क्वेश्चन। लोग जो है ना खोज रहे थे, सच्चाई को खोज रहे थे, लेकिन अंत में उन्हें मिला क्या? और भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन। लोग सच्चाई को खोज रहे हैं लेकिन उन्हें प्रश्न ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रश्न। ठीक है, और भी उनके मन में प्रश्न आते जा रहा है, उनका प्रश्न कभी हल हो पा रहा है नहीं। देयरफॉर दिस सेंचुरी बिकम द एज ऑफ डाउट, थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग। इसलिए कहा जाता है कि यह जो युग था वो डाउट का युग था, थिंकिंग सोचने वाला युग था, और प्रश्न पूछने वाला युग था, एंड द ट्रू एज ऑफ इंट्रोगेशन। और यह जो था सचमुच में प्रश्नों का युग था। तो उम्मीद करते मेरे दोस्त ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में आपको एक नहीं दो ऐसे प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
होने वाला है। मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है। अब सेम प्रकार से आंसर क्यों लिखना है, इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन इंग्लिश लिटरेचर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन इंग्लिश लिटरेचर। कहने का अर्थ यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, उसका इंग्लिश साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बताइए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट वर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ ड्रामा एज अ पावरफुल लिटरेरी फोर्स ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। कहने का अर्थ यह है कि 20वीं शताब्दी के बाद, या तो कह सकते हैं 20वीं शताब्दी में ड्रामा जो है, मतलब नाटक जो है, एक शक्तिशाली रूप में उभर के सामने आया। आखिर इसका क्या रीजन है, तो इन दोनों का रीजन सेम था। अब दोनों का रीजन सेम कैसे था, आप लोगों को मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताया था कि 20वीं शताब्दी में जो है ना, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ ना, तो यहां के खून खराबों को देख करके, लोगों को जिंदगी के उजड़ते हुए देख करके, या तो कई प्रकार के तकलीफों को देख करके जो है ना, वहां के जो लेखक हैं उनका मन बदल गया। और जब उनका मन बदला ना, तो वो लोग जो है अब खुशी, प्रेम, भावना के बारे में नहीं लिख रहे थे। अब किस चीज के बारे में लिख रहे थे, तो अब वो लिख रहे थे युद्ध के बारे में, डर के बारे में, ठीक है, सच्चाई के बारे में, है ना। इसी के कारण क्या हुआ, 20वीं शताब्दी में जो है साहित्य का एक नया युग शुरू हुआ। ठीक है, और वही क्वेश्चन यहां भी कह रहा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश का जो साहित्य है, अंग्रेजी का जो साहित्य है, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो द्वितीय विश्व युद्ध का वही प्रभाव पड़ा कि पहले लोग जो है प्रेम वगैरह के बारे में लिखा करते थे, है ना, लेकिन अब जो है इंग्लिश साहित्य पूरी तरीके से बदल गया। युद्ध के कारण जो है लोगों में डर आ गया, दुख हो गया, अकेलापन आने लगा, है ना, और उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमारा भविष्य कैसा होगा। ठीक है, और यही सब चीजों को लेकर के जो है ना, क्या बनाया जाने लगा, तो ड्रामा बनाया जाने लगा, मतलब नाटक के तौर पे जो है लोगों को दिखाया जाने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी में जो है नाटक एक सशक्त रूप में आई, शक्तिशाली रूप में आई, और लोगों को दिखाई कि आखिर यहाँ की सच्चाई क्या है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इसके आंसर को बताता हूँ कि आखिर कैसे कैसे जो है ना आपको एग्जाम में इसके उत्तर को लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्त, आपको लिखना इंट्रोडक्शन। क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। और मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, कहीं भी आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिखे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, या तो फिर ड्रामा दिख जाए आपको, ड्रामा एज अ पावरफुल लिटरेरी फोर्स 20th सेंचुरी, तो आपको सेम प्रकार से आंसर लिख देना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी आप नहीं सोचिएगा कि इसका आंसर अलग होगा, सेम आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ और जानते हैं कि आखिर कैसे कैसे इसके आंसर को हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्त, लिखना आप लोग को इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय। आप इसके बारे में बताइए कि आखिर क्या हम लोग लिखेंगे, आखिर ये क्या है ना। तो कहा जाता है कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना, कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो मानव इतिहास का सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक था। कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो मनुष्य के इतिहास का सबसे दर्दनाक घटना था, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों लोगों का जान चला गया था। वही कह रहा है कि इट डिस्ट्रॉयड सिटीज, फैमिलीज एंड मिलियंस ऑफ लिव। इस युद्ध में जो है ना लाखों लोग मारे गए, कई शहर उजड़ गए, उसके साथ साथ ना जाने कितने परिवार के लोग मारे गए और कितने परिवार उजड़ गए। आगे कहा जाता है कि इट ऑल्सो चेंज द वे पीपल थॉट अबाउट गॉड, सोसाइटी एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। मतलब इसने क्या कर दिया, तो इसने लोगों के सोच को पूरी तरीके से बदल दिया। लोग जो है भगवान पे भरोसा करते थे, समाज पे भरोसा करते थे, जीवन के अर्थ के बारे में सोचते थे, लेकिन अब जो है वो लोग इसके बारे में नए तरीके से सोचने लगे। वही कह रहा है, इट ऑल्सो चेंज द वे पीपल थॉट अबाउट गॉड, सोसाइटी एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। मतलब इसने क्या कर दिया
सोचने पे लोगों को मजबूर कर दिया, ठीक है, अलग तरीके से सोचने पे मजबूर कर दिया। कह रहा है दिस चेंजेस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश लिटरेचर, और यह जो बदलाव है वो इंग्लिश लिटरेचर को जो है ना क्या कर दिया, बदल के रख दिया। मतलब कह सकता है ये जो बदलाव हुआ इसका असर अंग्रेजी साहित्य पे भी पड़ा, है ना। इस प्रकार से हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्त। आगे लिखेंगे कि राइटर्स स्टार्टेड राइटिंग अबाउट फियर, लॉनलीनेस, सफरिंग एंड कंफ्यूजन इंस्टीड ऑफ हैप्पी एंड रोमांटिक आइडियाज। देखो अब क्या कह रहा है कि पहले लेखक जो है ना खुशी, प्रेम और सुंदर सपनों की बात किया करते थे, लेकिन अब जो लेखक है वो किसके बारे में लिख रहे हैं, तो डर के बारे में, अकेलापन के बारे में, ग्रसित लोगों के बारे में, ठीक है, और जो समस्याएं हैं उसके बारे में लिखना चालू कर दिया। कह रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम ड्रामा बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ लिटरेचर बिकॉज इट कुड सॉ ह्यूमन प्रॉब्लम डायरेक्टली ऑन द स्टेज। देखिए अब कहा जाता है कि उस समय जो है ना, मतलब उस समय ड्रामा जो है क्या बन गया, एक पावरफुल फॉर्म बन गया, साहित्य का एक पावरफुल तरीका बन गया, क्योंकि ये क्या कर रहा था, मनुष्य के समस्याओं को जाके जो है ना स्टेज पे दिखा रहा था। मतलब सबके सामने जो है मनुष्य की समस्याओं को दिखा रहा था, और जब मनुष्य के समस्याओं को सबके सामने दिखाया जा रहा था तो लोगों का आकर्षण जो है ना उसकी तरफ और बढ़ गया। जैसे मान लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है ना लोगों का घर उजड़ गया, कई लोग मारे गए, और इसको हम नाटक के थ्रू से करके दिखाएंगे सबको, तो लोगों में इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। और वही यहाँ के लेखकों ने किया था, ठीक है, मतलब कह सकते हैं नाटककारों ने किया था, है ना। कहा जाता है दोस्त कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज अ वेरी पेनफुल टाइम फॉर द वर्ल्ड। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो लोगों के लिए जो था ना बहुत ही दुख भरा कहानी था, बहुत ही दुख की बात थी, या तो कह सकते हैं दुख का समय था। कह रहा मैनी पीपल डाइड, सिटी वर डिस्ट्रॉयड एंड फैमिली वर ब्लॉकेड। कह रहा ना कि कई लोग मारे गए, कई शहर तबाह हो गए, और कई फैमिली जो है ना वो टूट गया। पीपल बिकम सैड एंड कन्फ्यूज। अब जो लोग हैं वो क्या हो गया, पूरा दुख हो गया और कन्फ्यूज हो गया, उसका समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम करें तो करें क्या, है ना। कह रहे दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट डिफरेंटली अबाउट लाइफ, गॉड एंड सोसाइटी। और अब वो लोग क्या करने लगे, भगवान के बारे में, समाज के बारे में, ठीक है, और अपने जीवन के बारे में अलग तरीके से सोचने लगे। बिकॉज ऑफ दिस इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो चेंज। और इसी के कारण जो है अंग्रेजी साहित्य में बदलाव आया, ठीक है। कह रहा राइटर स्टॉप राइटिंग ओनली हैप्पी स्टोरी। अब जो लेखक हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुशीपूर्ण वाला स्टोरी लिखना बंद कर दिए। दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट रियल पेन एंड रियल प्रॉब्लम। और अब जो है वो लोग क्या लिखने लगा, तो वास्तविक समस्याएं, मतलब अभी क्या दुख है आपको, ठीक है, क्या समस्या है, इस चीज़ के बारे में लिखना चालू कर। कह रहा है एट द सेम टाइम ड्रामा बिकम वेरी स्ट्रांग बिकॉज इट कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम डायरेक्टली ऑन द स्टेज। कह रहा है इसी समय क्या हुआ, ड्रामा जो है एक पावरफुल रूप में आया। क्यों, क्योंकि ये क्या करता था, मनुष्य के समस्याओं को स्टेज पे जाकर के, कहाँ पे, स्टेज मतलब मंच पे जाकर के दिखाता था, जिससे लोगों में इसके प्रति आकर्षकता बढ़ी। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद दोस्त हम लोगों को पॉइंट बनाना है पीपल लॉस्ट फैथ इन द ऑल बिलीव। मतलब मनुष्यों को जो है, लोगों को जो है पुराने विश्वासों से भरोसा उठ गया। पुराने चीज़ों पे लोग जो भरोसा करते थे उस पर उन लोगों का भरोसा उठ गया। कैसे, कह रहा बिफोर द वॉर पीपल बिलीव दैट लाइफ इज गुड। युद्ध के पहले लोगों को लगता था कि हमारा जो जीवन है वो बहुत अच्छा है। गॉड प्रोटेक्ट्स एवरीवन, भगवान जो है सबकी रक्षा करते हैं, एंड फ्यूचर विल बी ब्राइट, और हमारा फ्यूचर जो होगा, भविष्य जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन बट द वॉर सॉर्ड किलिंग बॉम्ब्स एंड सफरिंग एवरीवेयर। लेकिन वॉर जब हुआ, जब युद्ध हुआ, तो युद्ध ने दिखाया लोगों को मरा हुआ, बॉम्ब फटता हुआ, ठीक है, और लोगों को ग्रसित होता हुआ। सो पीपल स्टॉप ट्रस्टिंग दिस ऑल्ड आइडियाज। इसीलिए लोगों ने पुरानी मनगढ़ंत बातों को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है।
इसके आगे लिखेंगे राइटर्स ऑल्सो चेंज देयर थिंकिंग, राइटर ने भी अपना सोच को बदल लिया, मतलब राइटर जो लिखने वाले लेखक थे उसने भी क्या कर लिया, अपने सोच को बदल लिया। दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट ब्रोकन पीपल, और वो जो है अब किसके बारे में लिखने लगे, तो टूटे हुए इंसानों के बारे में लिखने लगे, ना जिसके पास घर था, ना पैसा था, ना कुछ और था। उसके साथ साथ सैड जीवन, मतलब कह सकते हैं उदास जीवन, ठीक है, और वीक होप, मतलब कमजोर आशा के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। कहा जाता है कि स्टोरीज एंड प्लेज बिकम सीरियस, और उस दौरान जो है ना वहाँ की जो कहानी होती थी और जो नाटक होता था वो सीरियस हो गया, मतलब खुशी और प्रेम के बारे में नहीं, युद्ध के बारे में, समस्या के बारे में, कष्ट के बारे में लिखा जाता था। वहीं यहाँ पे कह रहा है कि ड्रामा बिकम इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कुड सॉ सैड पीपल, क्राइंग फैमिलीज एंड कंफ्यूज्ड माइंड क्लियरली इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, क्योंकि कहा जाता है कि ड्रामा जो है उसमें महत्वपूर्ण बन गया। क्यों महत्वपूर्ण बन गया? क्योंकि वो लोगों के सामने जो है ना लोगों की समस्याओं को दिखा रहा था, है ना, रोते हुए लोग को दिखा रहा था, टूटा हुआ परिवार को दिखा रहा था, उलझा हुआ मन को दिखा रहा था। और जब दर्शक उसको सामने से देखते थे तो वो अपने आप को वहाँ फील करते थे। वही कह रहा है कि पीपल कुड सी देयर आवन पेन इन दिस प्लेस, ठीक है। और जब वो लोग नाटक किया करते थे ना, ये सब नाटक करके दिखाते थे, तो लोगों को अपना दुख आ जाता था। इसीलिए ड्रामा जो है उसमें क्या बन गया, एक महत्वपूर्ण अंग के जैसा बन गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया था। अब देखिए दूसरा पॉइंट में हम लोग बनाएंगे लाइफ फेल्ट लॉनली एंड मीनिंगलेस, मतलब अब लोगों को जो है ना ऐसा लगने लगा था कि हमारा जीवन जो है वो अकेलापन में ही गुजरेगा और हमारा जो जीवन है वो अर्थहीन है। कैसे? कह रहा आफ्टर द वॉर मैनी पीपल फेल्ट अलोन, कह रहा कि युद्ध के बाद जो है ना कई लोग जो है अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर वर डेड, क्योंकि उसका जो दोस्त था और उसका जो फैमिली मेम्बर्स था वो क्या हो चुके थे, मर चुके। देयर होम्स वर डिस्ट्रॉयड, उनका घर जो था वो बर्बाद हो चुका था। और कह रहा है मैनी सोल्जर्स कम बैक विथ फियर इन देयर माइंड, और कई ऐसे सोल्जर थे जिसके मन में डर था और वो वापस लौट आए, है ना। ये दिखाता है कि लोग कितना डर चुके थे, लोगों के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध का कितना गहरा प्रभाव पड़ा था। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग वाई वी आर लिविंग, लोग जो है ना ये सोचने लगे कि आखिर हम जी क्यों रहे हैं। और दिस फीलिंग कम इनटू लिटरेचर, ठीक है, यह जो फीलिंग है उसको साहित्य में भी लिखा गया ताकि आने वाले जो लोग हैं वो इसके बारे में पढ़ सके, समझ सके कि आखिर हम लोगों के साथ किस प्रकार की समस्याएं हुई थी। कह रहा दोस्त कि राइटर रोड्स प्ले वेयर पीपल लुक लोस्ट एंड डू नॉट अंडरस्टैंड लाइफ, मतलब लोगों ने क्या किया, मतलब राइटर ने क्या किया, तो नाटक लिखना शुरू किया। क्या किया? नाटक लिखना शुरू किया, और ऐसा नाटक लिखना शुरू किया जिसमें से लोगों को लगता था कि ये मेरे ही दुख की कहानी है। वह कह रहा है कि समटाइम्स दे वेट फॉर समथिंग बट डू नॉट नो व्हाट, ठीक है, कभी कभी वो लोग वेट भी करते थे किसी चीज़ का, लेकिन वो चीज़ होता ही नहीं था। कह रहा है देयर टॉक्स लुक स्ट्रेंज बट सॉ देयर इम्पटी लाइफ इनसाइड, ठीक है, उनका जो नाटक था वो खुशी प्रेम से हट करके एक नए जीवन को दिखा रहा था, ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। इसलिए कह रहा है दिस टाइप ऑफ ड्रामा बिकम फेमस एंड स्ट्रॉन्ग इन 20th सेंचुरी बिकॉज मैनी पीपल फेल्ट द सेम वे। इसलिए कह रहा है कि इस प्रकार का जो ड्रामा था वो 20वीं शताब्दी में क्या हो गया, महत्वपूर्ण रूप ले लिया, क्योंकि लोग जो है उसमें अपने आप को देखते थे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट समाप्त हुआ। अब तीसरा पॉइंट बनाएंगे दोस्त हम लोग, फोकस ऑन पुअर एंड कॉमन पीपल। इसमें जो है ना गरीब और आम लोगों पर ध्यान दिया गया। किस पे? गरीब लोगों पे और आम लोगों पे ध्यान दिया गया। कैसे? कह रहा दी वॉर मेड मैनी पीपल पुअर, यह जो युद्ध था वो कई लोगों को क्या बना दिया, गरीब बना दिया। कह रहा देयर वॉज नो जॉब फॉर मैनी, फूड वॉज कॉस्टली, लाइफ बिकम हार्ड एंड कॉमन पीपल। कह रहा ना कि वहाँ पे ना किसी के पास जॉब था, मतलब ना किसी के पास नौकरियाँ थी,
खाना महंगा हो चुका था और जो जीवन था वो एकदम बर्बाद हो चुका था। मतलब कह सकते हैं जीवन जीना कठिन हो चुका था। ना आपके पास पैसा है, ना खाने के लिए कुछ है, तो क्या करिएगा, कैसे जीवन जिएगा। वही कह रहा आगे फिर कि राइटर स्टॉप राइटिंग ओनली अबाउट रिच पीपल एंड किंग्स। और अब जो है लेखक सिर्फ राजा और अमीर व्यक्ति के बारे में लिखना बंद कर दिए। दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट, और वो जो है ना अब लिखना शुरू किए। किसके बारे में लिखना शुरू किए? तो वर्कर्स के बारे में, मजदूरों के बारे में, पुअर फैमिली, गरीब लोगों के बारे में, गरीब परिवारों के बारे में, जॉबलेस पीपल मतलब कह सकते हैं बेरोजगार लोगों के बारे में, और सफरिंग चिल्ड्रेन मतलब दुख झेलते हुए बच्चों के बारे में। ये सब समस्याओं को जो है ना वो लोग क्या करने लगे, अपने साहित्य में लिखना चालू कर दिए। वही यहां पे कह रहा है कि ड्रामा सॉर्ट देयर प्रॉब्लम ऑन द स्टेज। और ड्रामा क्या करता था, ये सब समस्याओं को जो है ना स्टेज पे दिखाता था। कहाँ पे? स्टेज पे दिखाता था कि आखिर क्या क्या समस्याएं लोगों को हो रही है। ठीक है, कह रहा पीपल कुड सी हंगर, फाइट्स इन फैमिली एंड पेन ऑफ डेली लाइफ। लोगों ने भूख देखा था, ठीक है, पारिवारिक झगड़े देखे थे और रोज का दुख देखा था, है ना। कह रहा सो ड्रामा बिकम द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल। इसलिए ड्रामा जो है ना वहाँ के लोगों के लिए क्या बन गया, एक आवाज़ बन गया। मतलब कह सकते हैं ड्रामा जो है उन लोगों का आवाज़ बन गया, उनकी समस्याओं को दिखाया जाने लगा उससे। अब हम लोग चौथा पॉइंट बनाएंगे, थिएटर बिकम बेटर एंड मॉडर्न। क्या कहा जाता है कि वहाँ का जो रंगमंच था, मतलब कह सकते हैं मंच जो था वो क्या बन गया था, मॉडर्न बन चुका था और आधुनिक बना था। कैसे? कह रहा इन द 20th सेंचुरी थिएटर इम्प्रूव्ड अ लॉट। मतलब 20वीं शताब्दी में थिएटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बदल गया। कैसे बदल गया? कह रहा बिग हॉल्स वर बिल्ड, बड़े बड़े हॉल बने, लाइट लगाया गया, साउंड तेज था, ठीक है, और स्टेज जो था ना, स्टेज जो था वो डेकोरेटेड था। कह रहा है कि एक्टिंग ऑल्सो बिकम मोर नेचुरल लाइक रियल लाइफ। और वहाँ का जो एक्टिंग था, मतलब कह सकते हैं जो नाटक करते थे उनका जो एक्टिंग था वो बिल्कुल नेचुरल था। मतलब कह सकते हैं कि ऐसा जो सच्चा जीवन को दिखाता था, है ना। कह रहा बिकॉज ऑफ दिस पीपल लाइक टू वॉच प्ले मोर देन बिफोर। और इसी के वजह से लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा नाटक के ओर अग्रसर हुए। ठीक है, कह रहा है कि दे कुड सी इमोशंस, क्राइंग, एंगर एंड फियर लाइव ऑन द स्टेज। कह रहा है कि अब जो है ना दर्शक क्या करते थे, तो लाइव मतलब कह सकते हैं अपने आंखों के सामने जो है सब कुछ को देखते थे कि आखिर इमोशन क्या होता है, लोग कैसे रोते हैं, आखिर हमारा समस्या क्या है, ठीक है, लोग इससे किस प्रकार से गुस्सा है, किस प्रकार से डरे हुए हैं, उसके बारे में। इसीलिए कहा गया कि ड्रामा बिकम बोथ इंटरटेनमेंट एंड सीरियस लिटरेचर। इसीलिए कहा जाता है कि ड्रामा जो है ना अब मनोरंजन का भी साधन बन गया, उसके साथ साथ एक सीरियस मतलब समझते हैं क्या, गंभीर साहित्य बन गया। सो मोर राइटर्स स्टार्टेड राइटिंग प्लेस। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लेखक क्या करने लगे, तो नाटक लिखना शुरू कर दिए। क्या लिखना? नाटक लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा इफेक्ट जो हमारा है वो कह रहा है एजुकेशन, मतलब शिक्षा बढ़ी और नाटक पढ़ाया जाने लगा। अब क्या हुआ, एजुकेशन इंक्रीज एंड ड्रामा बिकम मोर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। यहाँ पे शिक्षा बढ़ा और शिक्षा में एक और सब्जेक्ट को लाया गया जिसको कहते हैं ड्रामा। क्या कहते हैं? ड्रामा। वही कह रहा है कि आफ्टर द वॉर मोर स्कूल एंड कॉलेजेस वर ओपन। मतलब युद्ध के बाद जो है कई सारे स्कूल और कॉलेज खुले। मैनी स्टूडेंट्स स्टडीज इंग्लिश लिटरेचर। और बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना वो अंग्रेजी साहित्य पढ़ना शुरू कर दिए। कह रहा ड्रामा बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बुक्स एंड एग्जाम। और वहाँ ड्रामा जो था, नाटक जो था, वहाँ की किताबों के लिए और परीक्षाओं के लिए एक जरूरी हिस्सा जैसा बन गया था। कह रहा कि टीचर्स टाउट प्लेज इन क्लास। टीचर जो है ना बच्चों को क्लास में नाटक पढ़ाया करते थे। स्टूडेंट डिस्कस कैरेक्टर्स एंड स्टोरी। मतलब स्टूडेंट क्या करते थे, अपने कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते थे कि हम ये बनेंगे, तुम ये बनना, ऐसे करके वो लोग क्या करते थे, डिसाइड करते थे। फिर आगे कह रहा था दोस्त
कि राइटर्स ऑल्सो गॉट रिस्पेक्ट फॉर राइटिंग ड्रामा, ठीक है। और राइटर जो है ना ड्रामा को भी रिस्पेक्ट देने लगे, मतलब कह सकते हैं ड्रामा भी वो लोग लिखवाने लगे, पढ़ाने लगे, ठीक है। कह रहा दिस हेल्प ड्रामा बिकम स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर इन इंग्लिश लिटरेचर। और इस प्रकार से ड्रामा जो है ना इंग्लिश लिटरेचर के लिए क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया और प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समाप्त किया। अब अंत में बारी आती है इसके कंक्लूजन का। तो आखिर कंक्लूजन में लिखेंगे क्या, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? तो निष्कर्ष में लिखेंगे दोस्त कि द सेकेंड वर्ल्ड वार चेंज पीपल्स हार्ट एंड थिंकिंग। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ना लोगों के दिलों को बदल के रख दिया और लोगों की सोच को बदल के रख दिया। लाइफ नो लॉन्गर लुक्ड सिंपल और हैप्पी, मतलब अब जो है ना जीवन असाधारण बन चुका था, ठीक है, और लोगों के जीवन में खुशी रहा ही नहीं था। यार इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रियल पेन, फियर, लॉनलीनेस एंड सोशल प्रॉब्लम। इंग्लिश का जो साहित्य था, अंग्रेजी का जो साहित्य था, वो अब मनुष्यों के सच्चे दुखों के बारे में, डर के बारे में और अकेलापन के बारे में दिखाने लगा। उसके साथ साथ सोशल प्रॉब्लम मतलब सामाजिक समस्याओं के बारे में भी दिखाया जाने लगा। कह रहा है कि ड्रामा बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म बिकॉज इट सॉज दिस थिंग्स क्लियरली ऑन द स्टेज। और उस समय ड्रामा जो है एक महत्वपूर्ण अंग के जैसा बन गया, क्योंकि ये सब समस्याएं जो वहाँ के समाज में चल रही थी वो सब समस्याओं को वो लाइव लोगों को दिखाते थे, है ना। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये जो क्वेश्चन है आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक नहीं चार ऐसे क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन में श्योर मिलने वाले हैं। इसके पहले दोस्त मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा दिया था, है ना। और आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को बताऊंगा जो आपके एग्जाम में श्योर मिलने वाला है। मतलब समझ लीजिए कि मात्र आपको ये 6 क्वेश्चन पढ़ना है ना, और यही 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो बस आपको करना क्या है, ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना है। मैं बिल्कुल कहानी के जैसे ये सारे प्रश्नों को खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि गिव अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टी.एस. एलियट पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। कहने का अर्थ यह है कि टी.एस. एलियट की जो कविता है, टी.एस. एलियट की जो कविता है कौन सा, द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, इसको समझाते हुए उसके भाव को बताइए और अर्थ को बताइए। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि इन्होंने जो कविता लिखा है, ठीक है, इसके भावार्थ को बताइए। क्या बताइए, इसके भावार्थ को बताइए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग जानेंगे एग्जामिन W.B. Yeats एज अ पोइट विथ स्पेशल रेफरेंस टू हिज पोएम द विल्ड स्वान एट कूल। देखिए क्या कह रहा है कि द वाइल्ड स्वान एट कूल कविता को ध्यान में रखते हुए W.B. Yeats के कवि रूप को समझाइए। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि आखिर W.B. Yeats जो कविता लिखे हैं कौन सा, द वाइल्ड स्वान्स एट कूल, इस कविता के बारे में बताइए कि आखिर कवि जो है इसमें किस चीज के बारे में बताएं, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द हार्ट ऑफ द मैटर एज अ साइकोलॉजिकल नॉवल। मतलब कह रहा है कि द हार्ट ऑफ द मैटर उपन्यास में जो है ना मन की परेशानियों को कैसे दिखाया गया है उसके बारे में बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि राइट द समरी एंड आउटलाइन ऑफ द टी.एस. एलियट्स एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। अब इसका हिंदी क्या है, तो इसका हिंदी है कि टी.एस. एलियट के निबंध ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट का आसान भाषा में सार लिखिए। मतलब सीधा सीधा समझिएगा कि क्वेश्चन आपको क्या देगा। तो अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन में ऐसे रहेगा द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, है ना। अगर ये क्वेश्चन देगा तो ये क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, W.B. Yeats रहेगा, या तो द वाइल्ड स्वान एट कूल रहेगा, है ना। अगर ये क्वेश्चन देगा तो ये क्वेश्चन में क्या रहेगा, द हार्ट ऑफ द मैटर रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें क्या रहेगा,
तो ये क्वेश्चन में रहेगा टी.एस. इलियट ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। बस आपको ये सब पॉइंट देखना है, और अगर पॉइंट दिख जाता है तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको वही आंसर लिख देना है जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। किसको? क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा था कि टी.एस. इलियट ने जो कविता लिखा है उसके बारे में बताइए, है ना। तो अगर बात करते हैं इस कविता का दोस्त, तो टी.एस. इलियट जो है ना अपनी कविता में एक ऐसे व्यक्ति का कहानी लिखता है जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, डरपोक होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा डरपोक होता है। वह जो है ना बहुत ज़्यादा सोचता है लेकिन फिर भी कोई काम नहीं कर पाता है। उसे लोगों से डर लगता है और वो जो है ना अकेला महसूस करता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। जब वो शहर जाता है तो शहर का जीवन जो है ना उसको उदास कर देता है। मतलब सीधा सीधा ये जो कहानी है वो एक ऐसे व्यक्ति का है जो आधुनिक दुनिया में जी रहा है, अभी की दुनिया में जी रहा है। ठीक है, जब तक वो घर में रहता है ना, अपने गांव में रहता है, बिल्कुल खुश रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, काम का बोझ आ जाता है, और जैसे वो शहर की ओर पलायन करता है, उसका जो जीवन है वो दुखों से भर जाता है। तो ये पोएम किसने लिखा है? टी.एस. इलियट ने। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके, है ना। सबसे पहले दोस्त लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। और लिखेंगे इस प्रकार से कि द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज अ मॉडर्न पोएम रिटन बाय टी.एस. इलियट। मतलब कह रहा है यह जो कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। कह रहा है दोस्त कि दिस पोएम इज नॉट अ नॉर्मल लव पोएम। मतलब ये जो है ना एक सामान्य प्रेम का कविता नहीं है ये। इट इज़ अबाउट द थॉट एंड फीलिंग्स ऑफ अ मॉडर्न मैन। मतलब ये क्या है? तो ये जो है ना सोच है, और कह सकते हैं फीलिंग मतलब क्या होता है? भावना। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं ये जो है ना एक आधुनिक व्यक्ति का सोच और भावना के ऊपर आधारित है। आधुनिक व्यक्ति मतलब अभी के व्यक्ति, है ना, कि अभी के व्यक्ति के मन में क्या क्या चलता है। ठीक है, उसकी भावनाओं के बारे में और उसके सोच के बारे में जो है ना इसमें लिखा गया है। कह रहा दोस्त कि दी पोएम सॉज हाउ अ मैन थिंक टू मच बट कैन नॉट टेक एनी एक्शन। यह पोएम जो है ना दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है, लेकिन कुछ कर पाता नहीं है ना। कह रहा है कि प्रूफ्रॉक इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। ही रिप्रेजेंट द मॉडर्न मैन हु इज लॉनली, अफ्रेड एंड कंफ्यूज। इसमें से प्रूफ्रॉक जो है उसी के ऊपर ये कहानी आधारित है। किसके ऊपर? प्रूफ्रॉक के ऊपर जो है ना ये कहानी आधारित है। यह जो एक आधुनिक व्यक्ति है, मतलब अभी के युग में जीने वाला व्यक्ति है ना, जो कैसा है? बिल्कुल अकेला है, ठीक है, डरा हुआ है और कंफ्यूज्ड है अपने जीवन से कि आखिर आगे हम करें क्या, क्या आगे मेरा कोई साथ देगा, है ना। इन सब चीज़ों से जो है वो डरा हुआ है। कौन? प्रूफ्रॉक। ठीक, अब हम लोग अगला पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे प्रूफ्रॉक एज अ मॉडर्न मैन। प्रूफ्रॉक को जो है ना, प्रूफ्रॉक जो है कैसे एक मॉडर्न मैन है, या तो कह सकते हैं आधुनिक व्यक्ति है ना। तो कहा जाता है कि प्रूफ्रॉक इज नॉट ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट। प्रूफ्रॉक जो है ना बहादुर नहीं है और अपने आप में आत्मविश्वासी भी नहीं है। ही इज वीक एंड नर्वस। वो कैसा है? कमजोर है और नर्वस है। कह रहा है ही वॉन्ट्स टू से समथिंग इंपॉर्टेंट बट ही कैन नॉट डू इट। कह रहा है ना वो जो है ना हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो बता पाता नहीं है। कौन नहीं बता पाता है? प्रूफ्रॉक, है ना। कहा जाता है कि ही कीप्स थिंकिंग। वो जो है ना सोचते रहता है। कौन सोचते रहता है? प्रूफ्रॉक जो है वो सोचते रहता है। क्या सोचते रहता है? कि व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी, कि लोग जो है मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दूसरा चीज वो सोचता है कि शुड आई स्पीक और कीप क्वाइट। क्या मुझे बोलना चाहिए या तो हमेशा के लिए शांत हो जाना चाहिए। ये सब जो है ना उसके मन में चलता है, ठीक है, मन में सवाल उठता है उसके मन में, ठीक है। आगे कह रहा है कि बिकॉज ऑफ फियर ही नेवर टेक्स अ डिसीजन। लेकिन डर के वजह से जो है वो कोई भी डिसीजन ले पाता नहीं है। कौन? प्रूफ्रॉक जो है ना डर की वजह से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता। कहा जाता है कि दिस शोज दैट द मॉडर्न मैन थिंक्स अ लॉट बट एक्ट वेरी लिटिल। कह रहा है ना इसलिए यह जो कविता है वो दिखाता है कि एक जो आधुनिक व्यक्ति होता है वो सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ कर पाता नहीं है।
ठीक। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग बनाएंगे थीम ऑफ लॉनलीनेस, थीम ऑफ लॉनलीनेस, ठीक है, मतलब अकेलापन के बारे में यहाँ बताया गया है। कह रहा है कि लॉनलीनेस इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, मतलब यह जो कविता है वो किस चीज़ पे आधारित है, तो अकेलापन पे। किसके ऊपर, अकेलापन पे जो है ना ये आधारित है। कहा जाता है कि प्रूफ्रॉग लिव इन अ बिग सिटी एंड मीट्स मैनी पीपल बट स्टिल ही फील्स अलोन। कह रहा ना कि प्रूफ्रॉग जो है वो कहाँ रहता है, बड़ा शहर में रहता है, वो कई लोगों से मिलता भी है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मैं क्या हूँ, अकेला हूँ। क्यों अकेला लगता है, कह रहा है ही कैन नॉट कनेक्ट विथ एनी वन इमोशनली। वो जो है ना मिलता तो सबसे है, लेकिन भावनात्मक रूप से किसी से नहीं मिल पाता, मतलब ऐसा व्यक्ति से नहीं मिलता है जो उसके दिल की बातों को सुन सके। कह रहा इवन व्हेन ही इज विथ वुमेन ही फील्स अनकंफर्टेबल। क्या कह रहा है कि उसके साथ साथ जब वो किसी महिला के साथ होता है तो वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है, मतलब कह सकते हैं उसको ठीक लगता नहीं है ना। कह रहा है दिस शोज दैट मॉडर्न लाइफ इज लॉनली इवन अ क्राउडेड प्लेस। इसलिए उसको लगता है कि मॉडर्न लाइफ मतलब आधुनिक जीवन जो है ना वो क्या है, अकेलापन है। हालांकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोग जो है यहाँ पे अकेलापन महसूस करते हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं हॉस्पिटल से भी आकर के तुरंत तुरंत बता रहा हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो आप लोग संभाल लीजिएगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट हम लोग बनाएंगे फियर एंड सेल्फ डाउट, ठीक है, मतलब कह रहा है कि उसको डर था और अपने आप पे जो है ना डाउट होता है उसको। किसको, अल्फ्रेड को, ठीक है। कहा जाता है कि प्रूफ्रॉग इज फुल ऑफ फियर। प्रूफ्रॉग जो है ना वो क्या होता है, डर से भरा हुआ होता है। ही इज अफेयर्ड ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, बीइंग रिजेक्टेड एंड मेकिंग मिस्टेक। वो डरा हुआ होता है, और किस चीज़ से डरा हुआ होता है, तो बीइंग लाफ्ड एट कि लोग उस पर हंसेंगे, बीइंग रिजेक्टेड कि लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, और तीसरा मेकिंग मिस्टेक्स कि हमसे क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इस चीज़ को सोच सोच के जो है ना वो डरा हुआ होता है और अपने आप पे डाउट करता है। कौन डाउट करता है, तो प्रूफ्रॉग, है ना। कह रहा है कि ही वरीज टू मच अबाउट हिज लुक्स एंड एज। वो जो है अपने उम्र को लेकर के और अपने लुक्स को लेकर के जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। कौन परेशान रहता है, प्रूफ्रॉग। उसको लगता है कि मुझे कोई अपनाएगा नहीं, लोग मुझ पे हंसेंगे, ठीक है, मुझसे गलतियां हो जाएगी और लोग मुझको रिजेक्ट कर देंगे। कह रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस फियर ही डिले एवरीथिंग। और यही डर के कारण जो है ना उसका सब कुछ छोड़ते जा रहा था, सब कुछ पीछे छोड़ते जा रहा था, और हिज लाइफ बिकम्स बोरिंग एंड एम्प्टी। उसका जो लाइफ था वह बोरिंग बनते जा रहा था और बिल्कुल खाली खाली सा बनते जा रहा था। किसका लाइफ, तो प्रूफ्रॉग का, है ना। अगला पॉइंट हम लोग बनाएंगे पिक्चर ऑफ सिटी लाइफ, कि आखिर यहाँ पे जो शहरी जीवन का वर्णन किया गया है वो आखिर शहरी जीवन कैसा होता है। तो कहा जाता है कि द पोएम सॉज सिटी लाइफ एज डल एंड लाइफलेस। मतलब ये जो कविता है उसमें से सिटी को मतलब शहर को जो है ना एक डल और लाइफलेस बताया गया। डल मतलब समझते हैं, मतलब ऐसा जगह जो कोई काम का ही नहीं है, जो जीवन जीने के लायक नहीं। कह रहा द स्ट्रीट्स आर एम्प्टी, द रूम्स आर बोरिंग एंड द एटमोसफियर इज सैड। कह रहा ना कि वहाँ के जो गलियाँ हैं वो खाली रहती है, वहाँ का जो रूम है वो बोरिंग बोरिंग लगता है, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सैडनेस भरा हुआ है। मतलब कह सकते हैं शहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कह रहा द सिटी डज नॉट गिव हैप्पीनेस। और वो कहता है कि शहर जो है ना हमें खुशियाँ नहीं देता। इट इंक्रीजेज कन्फ्यूजन एंड सैडनेस। और कवि कहता है कि ये क्या करता है, तो कन्फ्यूजन को बढ़ाता है और सैडनेस मतलब दुखों को बढ़ा देता है। द आउटर सिटी लाइफ मैचेस प्रूफ्रॉग्स इनर माइंड। मतलब कह रहा है ना कि जो बाहर के जो सिटी हैं वो उसके मन को छुपाता नहीं है। किसके मन को, तो प्रूफ्रॉग के मन को जो है ना वो छुपाता नहीं है, और उसको जो है शहर का जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग बनाएंगे यूज ऑफ सिंपल सिंबल। इसमें से जो है ना कवि ने कुछ सिंबल का उपयोग किया है, मतलब कुछ चीज़ को दर्शाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ का उपयोग किया है।
तो आखिर वो कौन सी चीज़ है? कह रहा है इलियट यूजेस इजी सिंबल टू सॉल्व फीलिंग्स लाइक फॉग एंड स्मोक टू सॉल्व कन्फ्यूजन। मतलब इस पोएम में जो है ना, उन्होंने फॉग और स्मोक का उपयोग किया है, जो किसको दिखाता है? कन्फ्यूजन को दिखाता है। फिर कह रहा है स्ट्रीट्स एंड रूम्स, मतलब गलियों और कमरे किसको दिखाता है? बोरिंग लाइफ को। फिर कह रहा ओमेन टॉकिंग सॉ इम्पटी सोशल लाइफ, मतलब कह रहा है वहाँ पे जो ओमेन है, औरत जो है, वो किसको दिखाता है? तो वहाँ का सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के बारे में दिखाता है। कह रहा दिस सिंबल्स हेल्प अस अंडरस्टैंड प्रूफ्रॉक्स माइंड, मतलब यह जो सिंबल है वो क्या करता है? प्रूफ्रॉक्स के माइंड को पढ़ने में मदद करता है, उसके मन में क्या चल रहा है इसको बताने में मदद करता है। अगला पॉइंट बनाएंगे दोस्त, स्टाइल ऑफ द पोएम, कि आखिर ये जो पोएम है उसको किस प्रकार से लिखा गया, ये किस चीज़ पे आधारित है। तो कहा जाता है कि द पोएम इज रिटेन इन फ्री वर्स, देयर इज नो मिक्स्ड रैम, थाउट्स कम एंड गो सडनली। मतलब देखो कह रहा ना कि ये जो पोएम है ऐसा नहीं है कि कहानी के जैसा है, ठीक है, या तो ऐसा नहीं है कि गीत के जैसा है। ये पोएम में कभी ऐसा होता है कि गीत के जैसा गा रहे हैं तो राग टूट जाएगा, ठीक है, इस प्रकार का ये पोएम है। कहा जाता है कि दिस स्टाइल सॉज द कंफ्यूज माइंड ऑफ प्रूफ्रॉक, और ये जो है ना, ये जो इस तरह का जो पैटर्न है इसका, ये क्या दिखाता है? तो प्रूफ्रॉक के कन्फ्यूजन माइंड को दिखाता है, कि उसका माइंड जो है वो क्या है? कन्फ्यूज्ड है। कभी लगता है कि नहीं सही रास्ते पे जा रहा है, लेकिन कभी लगता है ना मैं गलत हूँ। कह रहा द पोएम लुक्स ब्रोकन बिकॉज हिज थाउट आर ब्रोकन। ये जो पोएम है ना वो कैसा दिखता है? टूटा हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सोच है वो भी बिल्कुल टूटा हुआ है, उसका सोच कभी पूरा हो पाता नहीं है। अगला हम लोग पॉइंट बनाएंगे दोस्त, मॉडर्न नेचर एंड द ऑफ द पोएम, मतलब ये जो कविता है उसका आधुनिक प्रकृति कैसा है। तो कहा गया है कि द पोएम इज मॉडर्न बिकॉज इट टॉक्स अबाउट इनर थाउट, मतलब यह जो पोएम है ना ये क्या है? मॉडर्न है, आधुनिक है, क्योंकि इसमें जो है ना अंदर के सोच के बारे में बताया गया। इट सॉज फियर एंड लॉनलीनेस, ये क्या करता है? डर को दिखाता है और अकेलापन को दिखाता है। इट डज नॉट टेल अ क्लियर स्टोरी एंड इट सॉज रियल मेंटल प्रॉब्लम, ये क्या करता है? कोई भी कहानी को साफ साफ नहीं बताता है, उसके साथ साथ ये जो है ना मनुष्यों के माइंड में किस प्रकार की समस्याएं होती है उसके बारे में दर्शाता है। और इसीलिए कहा गया है कि प्रूफ्रॉक इज अ सिंबल ऑफ मॉडर्न मैन, इसीलिए प्रूफ्रॉक को जो है ना मॉडर्न मैन का सिंबल दिया गया है, मतलब कह सकते हैं इसका कैरेक्टर दिया गया है। किसको? प्रूफ्रॉक को। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समाप्त कर लिया। अब अंत में बारी आती है कंक्लूजन का। किसका? कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे दोस्त? तो लिखेंगे इस प्रकार से कि द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज अ पोएम अबाउट फियर, मतलब ये जो हमारा कविता है वो किसके बारे में? फियर के बारे में, डर के बारे में, ठीक है, अकेलापन के बारे में और फेलियर, असफलता के बारे में। कह रहा कि प्रूफ्रॉक्स वांट टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ बट कैन नॉट डू सो बिकॉज ऑफ फियर एंड डाउट। कह रहा ना कि प्रूफ्रॉक भी दूसरों के जैसा एकदम बढ़िया से जीवन जीना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। क्यों? डर की वजह से और डाउट की वजह से। आगे हमारा कह रहा है कि द पोएम सॉज हाउ मॉडर्न लाइफ मेक्स पीपल कंफ्यूज एंड अनहैप्पी। ये जो कविता है हमें दिखाता है कि किस प्रकार से आधुनिक जीवन जो है लोगों को कंफ्यूज बनाता है, उसके साथ साथ अनहैप्पी बना देता है। अनहैप्पी मतलब नाखुश बना देता है। कह रहा विद सिंपल इमेजेस एंड थाउट्स इलियट सॉज द ट्रू कंडीशन ऑफ मॉडर्न मैन। कह रहा ना कि एकदम आसान सोच और फोटो के जरिए जो है ना इलियट क्या करता है, मतलब कवि जो है क्या करता है? आधुनिक जीवन के बारे में बताता है लोगों को, आधुनिक जीवन के सच्चाई के बारे में लोगों को बताता है। तो यहाँ तक जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ दोस्त, है ना। ये इतना आंसर काफ़ी है, मैं इसको जल्दी जल्दी में बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया समय नहीं है, ठीक है। मैं हॉस्पिटल से आकर के भी इसको जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ। अब देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस प्रकार से कह रहा है कि एग्जामिन W.B. Yeats एज अ पोइट विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज पोएम द वाइल्ड स्वान एट कूल। कहने का अर्थ ये है कि द वाइल्ड स्वान्स एट कूल कविता के आधार पे
बताइए कि आखिर ये जो है कौन, W.B. येट्स, वो किस प्रकार के कवि हैं। मतलब इस कविता को आप पढ़िए और इस कविता को पढ़ करके आप बताइए कि आखिर ये किस प्रकार के कवि हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट कहानी को बताता हूँ, ठीक है। इसकी शॉर्ट कहानी को अगर आप जान जाओगे तो इसके आंसर को समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि W.B. येट्स जो है ना, W.B. येट्स जो ये कविता लिखे हैं द वाइल्ड स्वान एट कूल, ये कविता प्रकृति के बारे में, किसके बारे में, प्रकृति के बारे में। इस कविता में जो है कवि क्या करते हैं तो झील के बारे में, उसके साथ साथ हंसों, स्वान मतलब क्या होता है, हंस, ठीक है, हंस का सुंदर वर्णन किए हैं। मतलब सीधा से कह सकते हैं कि W.B. येट्स जो है इस कविता में हंस के बारे में और प्रकृति के बारे में वर्णन किए हैं। और वे बताते हैं कि हंस जो है ना वो युवा अवस्था मतलब यंग जीवन, ठीक है, और ताकत का प्रतीक है। उसमें कवि जो है W.B. येट्स जो है अपने आप को बूढ़ा कहता है, ठीक है, और ऐसा कहता है कि मैं अकेला हूं, है ना। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे कहा गया है कि W.B. येट्स जो है अपने आप को कमज़ोर मानता है, लेकिन ये जो स्वान है मतलब हंस जो है उसको क्या कहता है ये, कि तुम ताकत के प्रतीक हो, है ना। तो चलिए हम लोग इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। क्या होता है, परिचय, ठीक है। लिखेंगे इस प्रकार से कि W.B. येट्स वॉज अ फेमस एरिस पोइट। मतलब कह रहा है कि W.B. येट्स जो है ना वो एरिस के, एरिस मतलब समझते हैं, आयरलैंड, कहाँ के, आयरलैंड के ये क्या थे, कवि थे। कह रहा है कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। और ये जो है मॉडर्न इंग्लिश मतलब आधुनिक इंग्लिश साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में है, ठीक है। कहा जाता है कि हिज पोएम टॉक्स अबाउट नेचर, लाइफ, टाइम, लव, ओल्ड एज एंड ह्यूमन फीलिंग। क्या कह रहा है कि उनका जो कविता है वो किसके बारे में दिखाता है, तो नेचर मतलब प्रकृति के बारे में दिखाता है, जीवन के बारे में दिखाता है, समय के बारे में दिखाता है, प्यार के बारे में दिखाता है, उसके साथ साथ ओल्ड एज मतलब बूढ़े उम्र के बारे में, और मनुष्यों के स्वभाव के बारे में कह सकते हैं, या तो उनके भावना के बारे में दिखाता है, ठीक है। कह रहा है ही रोट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज बट हिज आइडियाज आर डीप। वो जो है ना अपनी कविता को बहुत ही आसान शब्दों में लिखे हैं, आसान भाषा में लिखे हैं, लेकिन उनका जो वर्ड है, उनका जो सोच है वो क्या है, बहुत ही गहरा है। आखिर इस कविता के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं ये हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। कह रहा दोस्त कि द पोएम द विल्ड स्वान एट कूल सॉज इट्स एज अ थॉटफुल एंड इमोशनल पोइट। मतलब यह जो कविता है किसका, इट्स का, ये एक सोचपूर्ण कविता है और भावनात्मक कविता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये कैसे एक सोचपूर्ण और भावनात्मक कविता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग बनाएंगे लव फॉर नेचर। मतलब ये एक ऐसे कवि हैं जो प्रकृति से प्रेम करते हैं और प्रकृति के प्रेम के बारे में लिखे हैं। कह रहा है इट्स लव नेचर वेरी मच। इट्स जो है ना नेचर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। नेचर हेल्प्स हिम सॉ हिज फीलिंग। और नेचर क्या करता है, उनके फीलिंग को दिखाने का प्रयास करता है। कह रहा है इन दिस पोएम ही टॉक्स अबाउट कूल पार्क। ये जो कविता है उसमें से कवि क्या करते हैं, कूल पार्क के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये एक पार्क का नाम है ना। कहा जाता है डिस्क्राइब ऑटमन ट्रीज, ड्राई रोड्स एंड क्वाइट लेक। वो जो है ना ऑटमन ऋतु में जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उसके बारे में दिखाता है। उसके साथ साथ ड्राई रोड्स मतलब सूखे हुए रास्तों के बारे में दिखाता है। उसके साथ साथ क्वाइट लेक मतलब कह सकते हैं एकदम शांत झील के बारे में ये दिखाता है। कह रहा है एवरीथिंग लुक्स क्लैम एंड पीसफुल। वहाँ पे सब कुछ जो है ना बिल्कुल शांत स्वभाव जैसा दिख रहा था और स्थिर दिख रहा था। आगे कह रहा दिस नेचुरल सीन सॉज द पोइट क्वाइट मूड। ये जो नेचुरल सीन था वहाँ पे वो दिखा रहा था कि पोइट का जो मूड है वो बिल्कुल शांत था। कहा जाता है कि नेचर इज नॉट ओनली ब्यूटी हियर
बट ऑल्सो अ वे टू सॉ हिज थाउट। मतलब कह रहा है कि नेचर का उपयोग यहाँ जो किया गया ना, सिर्फ उसकी सुंदरता को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनके थाउट्स को बताने के लिए उसका उपयोग किया गया है। मैं इसके आगे का पीडीएफ दोस्त ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, आप जा कर के पीडीएफ से जो है ना इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मुझे इमरजेंसी में फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी समस्या को समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं पीडीएफ को ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, आप वहाँ पे आराम से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है।